हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन और कुछ इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो पॉलीमर्स को हमने क्लासिफिकेशन के पार्ट में देखा था। ठीक है, हम आज देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। ठीक है, और उनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस भी हम देखेंगे। जैसे अब सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के अंदर में अगरचे हम पहले अगरचे जिसकी बात अगर करना चाहें तो वो होगा रबर। ठीक है, रबर। ठीक है, जिसको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। रबर्स को ही क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स। रबर्स आर आल्सो कॉल्ड इलास्टोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स होंगे। ओके, तो इलास्टोमर्स के अंदर में हम लोगों को देखना है प्रिपरेशन ऑफ इलास्टोमर्स और रबर। ठीक है, तब हम रबर या इलास्टोमर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? अलग अलग टाइप के बलून्स होंगे, या तो शू के जो शूज़ हम यूज़ करते हैं, है ना, तो शू सोल्स होंगे, है ना, या तो टायर्स होंगे, या तो ग्लोव्स जो यूज़ करते हैं हम सर्जिकल, है ना, सर्जरी करते वक्त में, तो वो ग्लोव्स में तो हम ये यूज़ करते हैं रबर, जिसको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि नेचुरल रबर जो होता है ना, तो वो नेचुरल रबर के प्रिपरेशन देखेंगे। नेचुरल रबर से हम कौन कौन से टाइप के पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए कि नेचुरल रबर ये एक हायर मोलिकुलर मास का लीनियर पॉलीमर होता है ना, लीनियर पॉलीमर, हाई मोलिकुलर मास का लीनियर पॉलीमर होता है, जिसे हम आइसोप्रीन कहते हैं। मतलब इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा? आइसोप्रीन रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे नेचुरल रबर, है ना, टाइप देख रहे हैं रबर के टाइप, नेचुरल रबर। ठीक है, अब ये नेचुरल रबर के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमने जैसे कहा कि इसके अंदर में जो हम मोनोमर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? आइसोप्रीन कहते हैं उसको। कौन सा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, जिसको कहा जाता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। क्या होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ 2-मिथाइल, 1, है ना, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन ये होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर में जो मोनोमर है आइसोप्रीन, तो उसको पहले देखेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में। CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, ऐसे लिखें CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे होगा CH3, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या रहेगा? ये CH2। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। ठीक है, अब आइसोप्रीन का ये एक मोनोमर हो गया। ठीक है, अगरचे हम इसको अगर लिंक अगरचे करना चाहें तो लिंक कैसे कर सकते हैं बच्चों? लिंकिंग कैसे करेंगे? तो लिंकिंग करते वक्त में हमें देखना होगा कि हम लिंक कौन से बॉन्डिंग थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, इधर भी रिंग होगी समझो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको देखना क्या है कि मोनोमर कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हमारा CH2 है, इधर से इसकी बॉन्डिंग, इधर वाला भी कोई मोनोमर होगा, है ना, तो ये हम उसके मोनोमर का एक पॉलीमर का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये C, यहाँ पे H होगा, और क्या लगा सकते हैं? अब इधर से दूसरा ग्रुप लगाइए, और यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे दूसरा ये CH2, है ना, ऐसे ही मोनोमर ऐड करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? C, यहाँ पे क्या होगा? CH3, ऐसे ही अटैच करिए। डबल बॉन्ड ये होगा, ये CH2, और ये यहाँ रहेगा H। फिर से इसको कनेक्ट कर दीजिए सेम इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये C, यहाँ पे रहेगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH, यहाँ पे फिर से क्या रहेगा? ये CH2। तो ऐसे ये क्या रहेगा? अटैच होता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो एक नज़र आता है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो दूसरा नज़र आएगा, फिर यहाँ से आगे तीसरा रहेगा, है ना। कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये
ऐसे टाइप से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, तो इसको बोल सकते हैं नेचुरल रबर। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल रबर। ठीक है, अब नेचुरल रबर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब नेचुरल रबर को प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? नेचुरल रबर प्रिपेयर करते हैं हम लोग आइसोप्रीन से। ठीक है, तो अगर हम nth टाइम अगर से मॉलिक्यूल लेंगे आइसोप्रीन के तो इसको ऐसे लिख सकते हैं nth टाइम n। ठीक है, यहाँ पे लिखो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड क्या रहेगा? ये CH2। कितने टाइम्स लिया है हमने? nth टाइम उसको स्टार्टिंग मटेरियल में लिया है, ये होगा आइसोप्रीन। ठीक है, अब इसको पॉलीमराइजेशन करो। अब इसको जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, है ना, तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद में हमें क्या होंगे? नेचुरल रबर मिलेगा, है ना, जिसको पॉली आइसोप्रीन बोल सकते हैं। मतलब ये एक एक मोनोमर क्या होते जाएंगे? अटैच होते जाएंगे और कंटिन्यूअस या लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म होगी, जिसका मोलिकुलर मास स्टार्टिंग मटेरियल से मोलिकुलर मास कैसा होगा? हाइयर मोलिकुलर मास वाला, है ना, कंपाउंड बनेगा हमारा। ठीक है, ओके, तो अब इसको आगे देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे लिख देता हूँ C, ये H, ये H डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये C, ये H और ये क्या रहेगा? H, है ना। ठीक है, अब यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, तो ये अगले वाले पॉइंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप से ये क्या होगा? फॉर्म होते चलेगा। तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इसको रबर बोल सकते हैं, या तो पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पॉली आइसोप्रीन, या तो बोल सकते हैं रबर। क्या बोल सकते हैं? रबर भी बोल सकते हैं। आ गया? ठीक है, तो ये नेचुरल रबर हमने फॉर्म कर दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे याद रखिए कि पॉलीमर्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर्स एक दूसरे से ज़्यादा क्या होते जाते हैं? अटैच होते जाएंगे। नंबर ऑफ मोनोमर्स क्या होंगे? आइसोप्रीन के एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे और वो बनेगा पॉली आइसोप्रीन, है ना। पॉलीमर बनेगा किसका? आइसोमर का, आइसोप्रीन का, है ना। तो उसी को पॉली आइसोप्रीन या रबर कहा जाता है। ये रबर को हमने कैटेगराइज किया नेचुरल रबर में। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ कुछ अगर से देखें नेचुरल रबर के तो क्या होगा कि पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो होता है ना, पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैज़ सीस कॉन्फ़िगरेशन। सीस एंड ट्रांस आपको पता होना चाहिए। सीस मतलब क्या होता है? ऑन सेम साइड, ट्रांस मीन्स अपोजिट साइड, है ना। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अपोजिट साइड में, है ना, जो होंगे तो उसको ट्रांस कहेंगे। अब यहाँ पे सीस क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि दो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे, है ना, दो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं सेम साइड में हैं, अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो ये भी CH2 ये भी CH2 सेम साइड में, तो इसको सीस कहेंगे, है ना। यहाँ पे भी देखो सीस आइसोप्रीन है। अगरचे मान लो कि ये वाला CH2 यहाँ पे होता है और ये यहाँ पे होता है तो इसको सीस नहीं कहते हम लोग, क्या बोलते हैं? ट्रांस। क्योंकि ये वाला CH2 अगर यहाँ जाता CH2 तो ये CH2 और ये CH2 क्या हो जाते? अपोजिट साइड में जाते, तो इसको ट्रांस बोल सकते थे हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सीस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। तो उसके अंदर में क्या होता है कि जो वेरियस चेन्स होते हैं तो वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। जैसे ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स से क्या होंगे? जॉइंट होंगे, वीक वैन डर वाल्स फोर्स से। जैसे ये होगा, जैसे ये होगा, तो ये क्या होंगे? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होंगे? एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में, इसमें प्रॉपर्टीज़ में, कि रबर जो होता है नेचुरल रबर उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच करने में क्या होंगे वो? उनकी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। स्प्रिंग को जैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं, रिलीज़ करेंगे तो फिर से क्या करेंगे? ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल साइज़ रिगेन करेंगे, जैसे हम स्प्रिंग को करते हैं, है ना। स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, है ना, तो उसकी साइज़ बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रेशर अगर रिलीज़ करेंगे तो फिर से उसकी नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। ओके, ये होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब क्या होती है कि नेचुरल प्रॉपर्टीज़, नेचुरल रबर के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ को और थोड़ा सा अच्छा बेहतर बनाने के लिए, है ना,
उसको क्या किया जाता है, वल्कनाइज करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसी को कहा जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या कहेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीआइसोप्रीन, दैट इज रबर प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज़ देखे हमने। अब देखते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, दैट मीन्स इनहेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मैं ओरली आपको बता रहा हूँ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, VULCANIZA, है ना, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या करेंगे हम लोग कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं नेचुरल रबर के, तो उसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है या इन्हेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका इन्वेंशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो क्या डेफिनेशन कर सकते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्ड इज इंट्रोड्यूस इनटू इलास्टोमर्स, है ना, मतलब इलास्टोमर्स या रबर जो होते हैं नेचुरल रबर्स, तो उनके अंदर में जो बॉन्डिंग होती है ना, तो उसको क्या किया जाता है, उनके बॉन्डिंग में क्रॉस लिंकिंग टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। कैसे टाइप की बॉन्डिंग करेंगे, क्रॉस लिंकिंग टाइप बॉन्डिंग करेंगे इलास्टोमर्स में, तो वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अंदर में जो बॉन्डिंग होती है तो वीक होती है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, तो उसके अंदर में क्रॉस लिंक बॉन्डिंग क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, तो वही प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नेचुरल रबर जो होता है ना, तो इलास्टोमर जैसे होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगे। इन द सेंस क्या बढ़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन्हांस होगी। ओके, फिर उसी के साथ साथ इलास्टिसिटी बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगी, और टफनेस बढ़ेगी। फिर उसके साथ साथ हम आगे कर सकते हैं कि सल्फर वल्कनाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड होगी उसके अंदर में, तो ये इन्हांस कर सकते हैं। और वल्कनाइजेशन ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करके रबर की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर में वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग रॉ रबर विथ सल्फर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज, किसमें, एक्सेलरेटर्स, है ना, कॉल्ड एक्सेलरेटर्स एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन की जाती है। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेटर मतलब कौन सा यूज़ करेंगे कि जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट यूज़ करेंगे, जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट, है ना, जिसको ZBX कहा जाता है, जिंक ZBX कहेंगे, जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट यूज़ करेंगे, जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सल्फर रबर कैन बी, रबर को क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है, हार्डन रबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द अमाउंट ऑफ सल्फर इज यूज्ड, दैट इज 40 to 45% सल्फर का यूज़ अगर से हम बढ़ाएंगे, है ना, वल्कनाइजेशन में, तो उसके अंदर में क्या होगा कि रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, है ना, नॉन इलास्टिक और हार्ड मटेरियल बनेगा, तो इसको इबोनाइट कहा जाता है। क्या मिलेगा, इबोनाइट, क्या मिलेगा, इबोनाइट मिलेगा उससे। ठीक है, तो प्रोसीजर की जाती है। ठीक है, तो अब उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। 3D स्ट्रक्चर जो होता है वल्कनाइज्ड रबर का, तो वो देखेंगे हम लोग, 3D स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। यहाँ पे लिख देता हूँ, 3D स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर, जैसे उसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाय द एडिशन ऑफ क्या यूज़ कर रहे हैं, सल्फर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सल्फ़र होगा, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर भी बॉन्डिंग होगी, ऐसे ही कंटिन्यू ये चलता जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अब यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3, यहाँ पे रहेगा CH2, अगेन CH2, ये फिर इधर की वाली बॉन्डिंग, फिर इधर लगाएंगे CH, है ना, यहाँ पे लगाएंगे CH2, फिर इधर वाली बॉन्डिंग रहेगी। तो मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये 3D स्ट्रक्चर है वल्कनाइज्ड रबर का, जिसके अंदर में एडिशन हमने क्या किया है, 45 to 50% क्या किया है, सल्फ़र पाउडर को ऐड किया है। ये जो हम वल्कनाइज ऑफ रबर करेंगे, है ना, तो इसके अंदर में जब सल्फ़र यूज़ करते हैं तो उसी के साथ साथ क्या करते हैं, रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन को, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं रिएक्शन की, उसको हीट देते हैं 150 डिग्री इतनी, और उसी के साथ साथ हम एक एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट। क्या यूज़ करेंगे, जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट, जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं। तो ये होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है पॉलीथीन देखना है, मतलब एक देखा हमने रबर, अब नेक्स्ट देखना है हमें पॉलीइथीन बच्चों, ठीक है। अब पॉलीथीन को भी क्लासिफाई किया जाता है दो अलग टाइप में, एक होता है LDP और दूसरा होता है HDP, LDP एंड HDP, मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर। तो उसको कैटेगराइज करके हमें सेपरेट फॉर्म में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉलीइथीन नेक्स्ट जो है हमारा रबर का फॉर्म, है ना, तो वो देखेंगे, ठीक है। एक देखा हमने आइसोप्रीन, अब नेक्स्ट देखेंगे पॉलीइथीन, ठीक है। चलिए, इलास्टोमर में एक और सेकेंड टाइप रबर हो गया, अब उसके बाद में पॉलीइथीन देखेंगे। तब तक के लिए आज के लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।